Good morning, friends. Welcome to my channel BPSC Bites. This is day 5, and we will be discussing one static and one current affairs. So हम लोगों ने पहले बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं, तो आज डे 5 में हम कवर करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 और एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में, एंड रोल ऑफ कुंवर सिंह भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि वो उसी का पार्ट है। एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है एक ब्रॉडर टॉपिक है, जो लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रधानमंत्री जनधन योजना एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात की थी, वो उसी का एक्सटेंशन है ये फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन इज मच ब्रॉडर टर्म। ठीक है, तो लेट्स बिगिन आवर क्लास। तो इसका क्वेश्चन क्या पूछा है, जनरली सिग्निफिकेंस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 विद स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। एक स्टैंड अलोन सिर्फ रिवोल्ट ऑफ 1857 पूछ सकता है आपसे, या विद स्पेशल रेफरेंस टू बिहार भी पूछा जा सकता है आपको। ये शॉर्ट में भी आ सकता है, ये लॉन्ग में भी आ सकता है। तो जब शॉर्ट में आएगा तो आपको अगर स्पेशल रेफरेंस विद बिहार देना है तो आप कैसे फिल करोगे? पहली बात तो आप इंट्रोड्यूस करोगे कि 1857 का क्या है, फिर उसके बाद डायग्राम बनाओगे। एक ही डायग्राम में इंडिया का भी आप बनाना कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था, एंड बिहार का भी आप बनाना। फिर उसके बाद आप कॉजेज में लिखोगे। कॉजेज में मैं बोलूंगी हब एंड स्पोक मॉडल में आप बनाना। कॉजेज के बाद इसका इम्पैक्ट क्या है, ठीक है। सॉरी, फिर इम्पैक्ट पहले स्पेशल रेफरेंस टू बिहार, बिहार में क्या हुआ था, तो इसको फ्लो चार्ट में आप बना सकते हो या टाइमलाइन ऐसे करके। मैं आगे बताऊंगी, आप ये टाइमलाइन को बता सकते हो कि बिहार का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, एंड देन फिर उसके बाद इम्पैक्ट क्या रहा है एंड कंक्लूजन क्या रहा है। तो ये 2 पेज की ऐसी स्ट्रेटेजी रहेगी। लॉन्ग आंसर्स में होगा तो लॉन्ग आंसर्स में ये जो मैंने ये बनाया है आप उसे बुलेट फॉर्म में लिखोगे ताकि स्पेस अच्छी सी यूटिलाइजेशन हो। ठीक है, जब भी लॉन्ग आंसर आए ना, ट्राई टू यूटिलाइज, मतलब आप जो स्पेस पेजेस में, ये तो खैर A4 शीट साइजेस हैं, ये काफी बड़ी पेजेस हैं, एग्जाम हॉल में थोड़ी छोटी होती है, तो आप क्या करना कि थोड़ी सी स्पेसिंग देके एंड थोड़े से बड़े बड़े हैंडराइटिंग लिख के स्पेस को फिल करने की कोशिश करना, क्योंकि कंटेंट तो आपके पास उतना ही है, एंड आपको एग्जामिनर को ये भी इंप्रेशन देना है कि आप पेपर भी भर रहे हैं, आप कंटेंट रिलेवेंट भी लिख रहे हैं, साथ ही साथ पेपर कंप्लीट करें, तो कहीं ना कहीं आपकी मार्क्स मैक्सिमाइज होगी। ठीक है, सो लेट्स बिगिन आवर क्लास। तो जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है वो उसका कोई एक कारण नहीं थी, क्योंकि बहुत दिनों से ब्रिटिश रूल हमारे पे रूल कर रही थी, उनके कुछ पॉलिसीज थे, उनके कुछ लूप होल्स थे जो हमें एलिनेट कर रही थी। ठीक है, इसीलिए 1857 का रिवोल्ट हुआ, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो आ ही थे एक्सप्लॉइट करने के लिए, एंड पीपल को धीरे धीरे ये रियलाइज हो गया कि दे आर एक्सप्लॉइटिंग अस एंड आर रिसोर्सेस। तो उसका इमीडिएट कारण तो यही, रॉयल एनफील्ड एक जो राइफल थी ना, जो आर्मी में यूज हो रही थी, तो कहा गया था उसमें काउज फैट यूज किया गया है एंड पिग फैट भी यूज किया गया। काउ फैट हिंदुइज्म को थोड़ा सा, हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है, एंड पिग फैट कहीं ना कहीं मुस्लिम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को हर्ट करता है। ठीक है, तो जब भी कॉजेज आए तो आप ऐसे डिवाइड करने की कोशिश करना, इकोनॉमिकल है, पॉलिटिकल है, सोशियो रिलीजियस है, डिसकंटेंट अमंग आर्मी है, इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड इवेंट्स है, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव भी आप एक एक्स्ट्रा लिख सकते हो। तो इमीडिएट इफेक्ट आपको मैंने बता दिया। फिर उसके बाद इकोनॉमिक में क्या था ना कि उनका जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, LRS मतलब लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, प्लस हेवी टैक्सेस था, जैसे परमानेंट सेटलमेंट एक्ट था, रयोतवारी था, महलवारी था, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव थी। अगर परमानेंट सेटलमेंट की बात करें जो बिहार में एप्लीकेबल थी, तो 10/11 ना पार्ट देना पड़ता था ब्रिटिशर्स को, और 1/11 वो जमींदार रखते थे, लेकिन जो उनके नीचे काम कर रहे थे उनके हाथ कुछ नहीं आता था। तो कहीं ना कहीं ये लोगों के अंदर हीन भावना, या ये एक एलिनेशन हो गया कि हम इतने मेहनत कर रहे हैं, क्रॉप उगा रहे हैं, एंड हमें उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा है। पॉलिटिकल में भी आपको पता है सब्सिडरी अलायंस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से है, तो ये था कि कैसे वो धीरे धीरे अपना ऑक्यूपेंसी बढ़ा रहे थे, ब्रिटिशर्स कोई ना कोई पॉलिसी लाके इंडियन जो रूलर्स है उनको डिमिनिश कर रहे थे। सोशियो रिलीजियस में काफी चीजें वो कर रहे थे साइड बाय साइड, जो हमें इम्पैक्ट कर रही थी। पहली बात तो सती हटाया, विडो रीमैरिज हटाया, क्योंकि हमारी सोसाइटी उस समय कंजर्वेटिव थी, तो इस चीज को हटाना वो सोचते थे कि ये बाहर से आके क्यों ही हटा रहे हैं। फिर उसके बाद रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट थी, एंड फिर मिशनर आ गए जहां पे वो कन्वर्ट करना एंड क्रिश्चियनिटी प्रीच करना स्टार्ट कर दिए थे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन थी। डिसकंटेंट अमंग सिपॉय, सिपॉय में जो थी कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन तो थी ही, क्योंकि यूरोपियंस को हमेशा सीनियोरिटी है। अगर आप देखोगे, याद करोगे, वो रामचरण की मूवी थी ना, RRR, हाँ वही, RRR मूवी में देखना, तो वो एक इंडियन आर्मी में इंडियन सिपॉय था, लेकिन वहां पे आपने अगर मूवी ध्यान से देखी होगी तो वो कहा गया कि वो ज्यादा प्रमोट होके
इतना ही दूर तक आ सकता है, उन्हें सीनियर पोज़ीशन नहीं दी जा सकती है। वो कितना भी मेहनत करेगा, एक फ़ॉरेनर को ज़्यादा प्रेफ़रेंस मिलेगी। तो कहीं न कहीं उन्हें लगता था कि भाई हम इनके लिए अपने लोगों के खिलाफ भी जा रहे हैं, प्लस हमें वो ड्यू भी नहीं मिल रहा है। ठीक है? तो ये हो गया डिसकंटेंट अमंग सिपाही और फिर एक सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट थी जहाँ पे ना वो उन्हें बाहर भेजा जाता था क्योंकि ब्रिटिशर्स का तो सिर्फ़ इंडिया ही कॉलोनी नहीं थी, बहुत बाहर भी कॉलोनी थी, तो उन्हें ना भत्ता भी देना बंद कर दिया गया था एंड उन्हें ना बाहर जैसे म्यांमार वगैरह जगह पे भी भेजने के लिए एक प्रोविजन बनाई गई थी, ठीक है? इन्फ्लुएंस ऑफ द आउटसाइड इवेंट क्योंकि अब धीरे-धीरे क्या है लोगों को पता लग रहा था कि चलो ठीक है ब्रिटिशर्स ना ऐसे भी इनविंसिबल नहीं है, वो अफ़गान वार में हारे, तो कहीं न कहीं ये लोगों के मन में ख़्याल आया कि अच्छा इन्हें हराया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव में आपको कहना नहीं है कि बहुत ही करप्शन था, कुछ भी काम करवाने के लिए जो वेल ऑफ पीपल थे, उनका काम हो जाता था, जो लोअर स्ट्रैटा के लोग थे, वो काम नहीं कर सकते थे। तो ब्रॉडली दीज़ वर द रीज़न आर द कॉजेज़ ऑफ 1857 रिवॉल्ट। ये सीरीज़ ऑफ एक्शन थी जो कि हमें एलिनेट की, हमें अ अ, इसके लिए वेपन उठाने के लिए मजबूर किया गया 1857 में, ठीक है? टाइमलाइन अब देखते हैं। जब ये बिहार स्पेसिफिक आएगा ना, तो आप ये टाइमलाइन बना सकते हो कि बिहार का कैसे इम्पैक्ट किया। तो 29 मार्च 1857 को ना 34 इन्फेंट्री बैरकपुर में इन्होंने आर्म्स उठाया। फिर उसके बाद 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को हैंग कर दिया गया। ये भी कहीं न कहीं एक शॉकवेव सेंड किया गया था, जो भी इन्फेंट्री सर्व कर रही थी ब्रिटिशर्स को। फिर 10th मई को रिवोल्ट इन मेरठ होता है। फिर 11th मई को ये चीज़ ना दिल्ली रीच कर जाती है। फिर 12th जून को रिवोल्ट स्टार्टेड इन बिहार एट देवघर, ठीक है? रोहिणी एक जगह थी शायद। वहाँ से ये स्टार्ट हुई थी। फिर जुलाई में ही पटना में ही पीर अली ने स्टार्ट किया था एंड फिर कुंवर सिंह का तो आप जानते हो कि एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है जो जगदीशपुर से फाइट किए थे। वहीं एक और मैडम एक और लेडी थी हाजी बेगम ऑफ सासाराम। इन्हें ना झांसी की रानी ऑफ बिहार भी कहा जाता है। तो ये ना पठान टोला की थी, सासाराम की थी। इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ बहुत ही फाइट किया था प्लस ये ना वीर कुंवर सिंह की मुँह बोली बहन थी और उन्होंने शरण दिया था कुंवर सिंह को अपने घर में पनाह दी थी। तो कहीं न कहीं ये भी साइड बाय साइड रही थी, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फिगर है। अगर आप ये अपने आंसर्स में लिखोगे, तो काफ़ी वेटेज मिलेगी। लोग वीर कुँवर के सामने वीर कुँवर सिंह के बारे में बात करते हैं क्योंकि ही वाज़ द मेजर कंट्रीब्यूटर। अमर सिंह के बारे में बात करते हैं, पीर अली के बारे में बात करते हैं, बट हाज़ी बेगम ऑफ सासाराम के बारे में बात नहीं करते हैं। तो कहीं न कहीं ये आप अपने आंसर्स में ज़रूर लाना कि जो हाजी बेगम थी, उन्हें झांसी की रानी ऑफ बिहार भी कहा जा सकता है, जिन्होंने मेजर कंट्रीब्यूशन प्ले किया था साइड बाय साइड वीर कुँवर सिंह के लड़के ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ठीक है? उनके घर जब उन्होंने ना कहा गया था कि वीर कुँवर सिंह को जब अपने घर में पनाह दी थी, तो उनके घर को ना बम से ब्रिटिशर्स ने उड़ा दिया था। तो ये है कंट्रीब्यूशन हाजी बेगम ऑफ सासाराम की, ठीक है? फिर उसके बाद है स्प्रेड ऑफ द मूवमेंट। तो अब ये मूवमेंट कहाँ-कहाँ स्प्रेड हुआ? अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखिए अगर लॉन्ग आंसर आए तो ये डायग्राम आप ज़रूर बनाना, बिहार में आए तो आप ये डायग्राम ज़रूर बनाना। तो आपको मालूम होगा कि बहादुर शाह ना वो सेरेमोनियल हेड थे ये 1857 के। तो दिल्ली में बहादुर शाह थे, इलाहाबाद में लियाकत अली थे, झांसी में रानी झांसी की रानी थी, ग्वालियर में भी हुआ था, कानपुर में नाना साहिब थे, आरा में कुंवर सिंह थे, बैरकपुर था, फिर पटना में पीर अली थे, आसाम में दीवान मनी राम थे, फिर बरेली में खान बहादुर खान थे एंड मेरठ में भी ये सारे रिवोल्ट हुए थे एट अ सेम टाइम, ठीक है? अब रिवोल्ट इन बिहार में देखा जाए, as the revolt spread furiously in the northern India, Bihar was also not left out of its impact. In fact, Bihar played a pivotal role in the this revolt. अगर यहाँ पे देखा जाए तो पहली बात तो देवघर में स्टार्ट हुआ था 32 इन्फेंट्री से जहाँ पे ये रिवोल्ट हुआ था। फिर रोहतास में अमर सिंह थे, आरा में वीर कुंवर सिंह थे, दानापुर का 32 रेजिमेंट था, पटना में पीर अली थे। ठीक है? तो ये बिहार का मैप आप ज़रूर बनाना जब बिहार का रेफरेंस आए तो। So basically आर्मी killed 2 Britishers military officers in रोहिणी विलेज ऑफ देवघर। ठीक है? ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था बिहार में। पीर अली किल्ड डॉक्टर लायल एंड ओपियम ट्रेडर एट पटना। ठीक है? ये भी एक डिसकंटेंट शो करने की ये थी। ये तो कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार में है कि बिहार के रेफरेंस में क्या-क्या हुआ था। तो ये आप फ्लो चार्ट में भी ऐसे बना सकते हो या ऐसे पॉइंटर में भी लिख सकते हो। रेजिमेंट ऑफ दानापुर डिक्लेयर्ड वीर कुंवर सिंह एज़ देयर लीडर। जैसे कि पूरा इंडिया का कहीं न कहीं बहादुर शाह था, तो ये बिहार के बिहार के जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह जी को एक सेरेमोनियल हेड बनाया गया। वीर कुंवर सिंह फॉट विद द ब्रिटिशर्स एट जगदीशपुर, कानपुर एंड आजमगढ़। अमर सिंह formed a parallel government under the ministership of Hari Kishan Singh and Hazi Begum of Sasaram का contribution आपको पता है। Thus, crucial role was played by Bihar in the revolt and can be felt by the words of Holmes.
हैड कुंवर सिंह बीन 20 इयर्स ओल्ड, ब्रिटिशर्स वुड हैव लेफ्ट इंडिया। ये होम्स का ना, ये आप याद ही कर लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं शॉर्ट आंसर में ना कुंवर सिंह का कंट्रीब्यूशन आ सकता है, लॉन्ग आंसर्स में तो आने की प्रोबेबिलिटी कम है, बट शॉर्ट आंसर्स में रोल ऑफ कुंवर सिंह इन 1857 रिवोल्ट भी आप इसे लिख सकते हो। सिग्निफिकेंस क्या था? सिग्निफिकेंस ये था, द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज सीन एज द वाटरशेड मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, एज कोटेड बाय वीडी सावरकर। इन्होंने कहा था कि इट इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। दो अलग अलग लोगों की अलग अलग भाव थी, बट यू कैन कोट हेयर वीडी सावरकर ऑल्सो, कि उन्होंने कहा था कि दिस वॉज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्वीन प्रोक्लेमेशन आ गया, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस 1858 आ गया, ठीक है, क्राउन रूल स्टार्टेड हो गया, कंपनी रूल एंड हो गया, एंड इंडियंस वर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी, और कहा गया कि रिलीजियस मैटर में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। प्रिंसली स्टेट है, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन स्टॉप्ड है, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से थे या सब्सिडरी अलायंस था, वो चीज हट गया। पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन था, ठीक है। तो अगर आप एक बार हम डिस्कस करेंगे कि जहां पे जब पॉलिसी होते थे ना, तो वो कैसे ट्रीट किए थे, तो ईयर आफ्टर ईयर जहां पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेशन भी था, यूनियन भी था, तो अब यूनियन मतलब इक्वल की तरह इंडियन को ट्रीट करने लगे थे। रिलीजियस एंड रिफॉर्मिस्ट जील इवापोरेटेड, वही है कि हम रिलीजन में आपके इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1867 वाज गिवन इक्वल अपीयरेंस टू अपॉर्चुनिटी। आपको पता होगा कि जब क्या बोलते हैं, बाद में जब लिटन वगैरह आते हैं, तो उन्होंने एज रिड्यूस कर दिया। पहले ये सिर्फ इंग्लैंड में ही एग्जाम होता था, फिर वो पैरेलली इंडिया में भी होने लगे। तो ये सारे रिफॉर्म्स आए थे। हिंदू मुस्लिम एट इट्स पीक है। अगर आपको बोला जाए कि अगर इंडियन नेशनल मूवमेंट में सबसे ज्यादा कहाँ देखा गया हिंदू मुस्लिम यूनिटी, तो एक ये 1857 का रिवोल्ट कहा जाता है। एक्चुअली किसी फॉरेनर ने कहा था कि इट वाज मोहम्मडन कॉन्स्पिरेसी, कहा गया था कि ये मुस्लिमों की कॉन्स्पिरेसी है, कहीं ना कहीं ये मुस्लिम जो थे ना, उन्होंने स्टार्ट किया था। तो सच वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन 1857। आर्मी अमलगमेशन एक्ट उन्होंने पास किया था, क्योंकि उन्होंने यूरोपियन इंडियन का मिक्स करना स्टार्ट कर दिया। बंगाल में अगर देखा जाए तो 2 यूरोपियन थे एंड 1 इंडियन था। वही मद्रास और बॉम्बे में 2:5 था ये रेशियो आर्मी अमलगमेशन एक्ट में। फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर्स वेर ऑलमोस्ट डिफीटेड कहा जा सकता है। Emergence of nationalism, as said by V.D. Savarkar, First War of Independence. Uses of guerrilla warfare was used by Amar Singh and Tantia Tope. गुरिल्ला वारफेयर कोई नई बात नहीं थी, ये हमारे मराठा भी यूज करते थे, तो इट वाज पार्ट एंड पार्शल ऑफ इंडियन फाइटिंग स्ट्रेटजीज सिंस एंशियंट टाइम, ठीक है। फिर अपार्ट फ्रॉम हैविंग सो मच सिग्निफिकेंस, अब बात है कि रिवोल्ट तो था, बट कुछ कुछ तो लूपहोल्स थे ही। अगर लूपहोल्स नहीं होते तो हम सक्सेसफुल हो जाते, हमें इंडिपेंडेंस मिल जाती, हमें और 100 साल स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। तो क्या क्या रीजन थे आते हैं। लिमिटेशन ऑफ दिस रिवोल्ट, कन्फाइंड टू नॉर्दर्न इंडिया। अगर आप ये मैप देखोगे ना, तो साउथ बहुत ही कम इम्पैक्टेड था। जितना भी ये कंसंट्रेशन था ना, ये दिल्ली, यूपी, बिहार के रीजन में कंसंट्रेटेड था। तो वन ऑफ द एस्पेक्ट वाज कि इट इज कंसंट्रेटेड इन नॉर्दर्न इंडिया। देयर वेर पर्सनल इंटरेस्ट, नॉट कॉमन इंटरेस्ट। सब ना अपने अपने क्या बोलते हैं, किंगडम को या जो भी जहां रूल करते थे उन्हें बचाने का, ऐसा कुछ कॉमन गोल नहीं था। जैसे हम ट्राइबल रिवोल्ट में भी देखते हैं, बिरसा मुंडा या जो भी है, वो भी टिट्स एंड बिट्स में ही लड़ रहे थे, अपने फाइट्स इक्वल राइट्स के लिए लड़ रहे थे। ऐसा कुछ नेशनल इंटरेस्ट नहीं था। सिमिलर वाज द केस कि यहाँ सब अपने-अपने पर्सनल एजेंडा के लिए, कि किसी को एक्स जगह बचाना है, किसी को वाई जगह बचाना है, उसके लिए लड़ रहे थे। लैक ऑफ कोहेरेंट मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आप देखते हो ब्रिटिशर्स हमेशा से सुपीरियर रहे हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, क्योंकि अ, वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया था, तो उनके पास काफ़ी मैकेनाइज्ड चीज़ें थी, ठीक है? मिडल क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेटेड, मिडल क्लास का इसमें पार्टिसिपेशन नहीं था। एंड नो यूनिफाइड आइडियोलॉजी, इवन ना अम, सारे लोग भी नहीं लड़ रहे थे। अगर आप एक एग्जांपल देखो, महाराजा ऑफ दरभंगा थे ना, उन्होंने हेल्प किया। अगर एक तरफ देखो तो जगजीत सिंह है, हाजी बेगम है या अमर सिंह है, वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे। बट कुछ ऐसे तबके भी लोग थे जो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे अपने पर्सनल गेन के लिए। बट दिस इज ऑल्सो ट्रू दैट इट इज एन इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट। अब कंक्लूजन पॉजिटिव नोट पे करना है, बिकॉज इट इज ऑलवेज सीन ऑन अ पॉजिटिव नोट, ठीक है। जजेस फ्रॉम क्या जज फ्रॉम द इमीडिएट अचीवमेंट, बिकॉज डिस्पाइट ऑफ बीइंग पार्शियल फेलियर या पार्शियल सक्सेस भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। फेलियर लिखना ज्यादा बढ़िया नहीं है, यहाँ पे सक्सेस लिखो। द रिवोल्ट ऑफ 1857 इंस्पायर्ड द फ्यूचर जनरेशन ऑफ नेशनलिस्ट एंड shattered द प्राइड ऑफ द ब्रिटिशर्स इन 1947। एंड यहाँ पे भी कोट कर सकते हो वीडी सावरकर को, अगर पहले कोट नहीं किए हो तो। दिस वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ 1857 वॉर।
अब एक क्वेश्चन आ सकता है रोल ऑफ कुंवर सिंह, आपको पता है कुंवर सिंह कहाँ थे? तो आप यहाँ पे भी आप मैप बना के ये वाला दिखा सकते हो कौन-कौन सेंटर्स थे जो प्रीवियस वाले ये चीज़ में थे। इन 1857 वाज़ द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गनाइज्ड, क्योंकि इन्होंने दानापुर का लोगों ने कहा कि ये हमारे हेड होंगे। ही बिलॉन्ग टू द लॉयल उज्जैनिया पवार राजपूत हाउस ऑफ जगदीशपुर करंटली एट द पार्ट ऑफ द भोजपुर। ये बेसिक ये हो गया। तो रोल क्या-क्या किए थे? इनका रोल ना काफ़ी स्ट्रैटेजिक लेवल पे था, तभी ये फाइट कर पाए थे। तो स्ट्रैटेजिक लेवल पे क्या प्लानिंग की थी? इवन बिफोर स्टार्टेड प्रिपरेशन, मतलब जब लड़ाई मतलब वो जब सोचे थे कि 1857 की लड़ाई करेंगे या ब्रिटिशर्स के, ही एस्टैब्लिश्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन एंड आर्म शोल्डर, और उसके इर्द-गिर्द ना 10,000 सोल्जर लगा दिए थे। स्टोर्ड प्रोविजन विदिन द मड फोर्ट टू फीड आर्मी ऑफ 20,000 मेन फॉर 60 डेज़। सोचो इतने फ्यूचरिस्टिक एंड इतने विजनरी आदमी थे वो। उन्होंने लीडरशिप प्रोवाइड किया, लोगों ने कहा ये हमें लीड करेंगे। तो लेड रिबेलियन ऑन 25th जुलाई 3 रेजिमेंट, ठीक है, 3 रेजिमेंट को उन्होंने लीड किया। कैप्चर्ड आरा ऑन 27th जुलाई 1857 एंड डिक्लेयर्ड रूलर ऑफ द आरा, मतलब 27 जुलाई को उन्होंने हरा दिया एंड अपने आप को रूलर बना लिया आरा का। यूज गोरिल्ला वारफेयर एंड शिफ्टेड आउट ऑफ बिहार एंड लेफ्ट ब्रिटिशर पजल्ड, मतलब वो ना गोरिल्ला वारफेयर करते रहते थे, कभी बिहार में आते थे, बिहार से बाहर भी जाते थे। फॉर्ज्ड अलायंस विद अदर रिबेल लीजन टू गिव अ पैन कैरेक्टर, मतलब अगर आप देखो तो नाना साहेब से उन्होंने थोड़ा-सा सपोर्ट लिया था, तो वो चाहते थे कि हम सब कॉमन पेज पे आएँ ब्रिटिशर्स को लेके, ठीक है? तो कहीं न कहीं ये फ्यूचरिस्टिक भी थे, विज़नर भी थे, ठीक है? तांत्या तोपे एंड नाना साहेब को हेल्प किया इन्होंने रिकैप्चर कानपुर करने के लिए। अमर सिंह एंड हरि किशन के साथ भी इन्होंने पैरेलली लड़ाई की एंड इन लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया, ठीक है? विंसेंट अय्यर कैप्चर्ड जगदीशपुर एंड डिस्ट्रॉयड बट कंटिन्यूड द बैटल। विंसेंट अय्यर जो था उन्होंने जगदीशपुर को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था, बट फिर भी वो इतने ब्रेव थे 80 इयर्स के एज में कि उन्होंने अपना बैटल जारी रखा। ऑन 23 अप्रैल 1858 डिफीटेड द ब्रिटिश फोर्स लेड बाय कैप्टन ला ग्रैंड बट इंजर्ड बाय द बुलेट परस्यूड बाय डॉगलस। डॉगलस का ना एक, जब वो लड़ रहे थे तो डॉगलस का एक बुलेट आके उनके हाथों में लग गया था। तो वो उस हाथ को काट के गंगा को दे देते हैं, ठीक है? तो 80 साल की उम्र में आप अभी इमेजिन नहीं कर सकते कि मतलब आप ऐसे कर सकते हो। ही वाज़ सो ब्रेव दैट एट द एज ऑफ 80 ही कट हिज़ आर्म एंड ही मतलब उन्हें कहा गया कि गंगा को उन्होंने दान में दे दिया। तो बुलेट शैटर्ड द लेफ्ट रिस्ट एंड ही थ्रू दैट हैंड बिकेम यूज़लेस, देयरफॉर एडिशनल रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, मतलब वो थोड़ा-सा लॉजिकली भी सोचे कि इन्फेक्शन हो सकता है, इसीलिए उन्होंने काट के उसे हटा ही दिया। ही ड्रू द स्वॉर्ड एंड कट हिज़ हैंड नियर द एल्बो एंड ऑफर्ड इट टू गंगा। बट चूँकि बुलेट लग गई थी, हाथ कट गए थे, इन्फेक्शन बिल्ड हो गया था, एज भी थी, तो वो बॉडी अ, अडैप्ट नहीं कर पाई उस चीज़ को। द शेयर करेज ऑन 26 अप्रैल 1858 एट द एज ऑफ 80 वो वीरगति को प्राप्त हो गए। क्योंकि उन्होंने अपना आर्म काट दिया तो कहीं न कहीं वो इन्फेक्शन फैल गई और वो उनकी बॉडी नहीं ले पाई। ठीक है? तो ब्रिटिश हिस्टोरियन वही जो होम्स ने कहा था कि इफ ही वुड हैव बीन यंग या 20 इयर्स ब्रिटिशर्स वुड हैव बीन लेफ्ट इन इंडिया। तो फिर उसके बाद कंक्लूजन में और लिख सकते हैं कि द इम्पैक्ट ऑफ कुंवर सिंह जो था, रोल था, फ्यूचर जनरेशन को वही मोटिवेट किए। ही बीइंग 80 इयर्स मोटिवेटेड यंग पीपल टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एंड रिमूव द एक्सप्लॉइटेटिव गवर्नमेंट, ठीक है, जो उस समय ब्रिटिश रूल था। तो आप ऐसे करके कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन ना बहुत ही ब्रॉड एस्पेक्ट है, ब्रॉड टॉपिक है। इसके अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप आता है या जनधन योजना या कोई भी स्कीम जो छोटी मोटी पेंशन वाली आती है, तो वो फाइनेंशियल इंक्लूजन का टॉपिक में आता है। तो आप ये ध्यान रख लीजिए कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इज अ वेरी ब्रॉड टॉपिक, ठीक है। तो इसके जो पॉइंटर्स हैं, ये कहीं पे भी यूज़ हो सकते हैं। आप इसे सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसे जनधन योजना से भी कर सकते हैं। ये आप इवन पता है इंटरनेट वगैरह जो है जो पेनिट्रेशन है या यूपीआई वगैरह है, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे बहुत ही ब्रॉडर टर्म में आप सोचोगे एंड इसे ब्रॉडर एस्पेक्ट में आप बहुत सारे जो इसके सब पार्ट्स हैं, कि आप सोचो ना कि कुछ भी जो ऐसा आइटम है जिससे आप फाइनेंशियली इंक्लूड हो रहे हो, चाहे वो इंश्योरेंस सर्विस हो, चाहे वो पेंशन सर्विस हो, जैसे अटल पेंशन योजना है, तो कहीं न कहीं वो एक फाइनेंशियल इंक्लूजन का स्कीम है। तो इसके जो पॉइंट्स हैं ना, वो आराम से आप उस आंसर में लिख सकते हो। तो वही मैं बोलती हूँ कि जब भी आप पढ़ो, कम पढ़ो लेकिन उसको सोचो कि उसको आप कहाँ-कहाँ यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का है, ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। इसके जो चैलेंजेस होंगे, इसके जो वे फॉरवर्ड होंगे ना, कहीं न कहीं कुछ भी जो स्कीम है या कुछ भी जो फाइनेंशियल इंक्लूजन को फोस्टर करता है, आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इसकी डेटा, इसके पॉइंटर्स, सो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो एंड ट्राई टू थिंक कि इसे मैं कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकता हूँ। या कोई भी ऐसे पॉइंट होता है ना, जब भी देखिए, आप जब भी इकोनॉमी की बात करते हो
तो आपको लगता होगा कि अच्छा ठीक है, मैं क्या-क्या पॉइंट लिखूँ? वे फॉरवर्ड में आप हमेशा ये लिख सकते हो कि आप स्किलिंग करोगे, ठीक है, डिमांड बढ़ाओगे, इकोनॉमी के टर्म में। जब पॉलिटी आता है, तो पॉलिटी में हम क्या मेजर चीज़ें होल्ड करते हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, फेडरलिज्म है, सेपरेशन ऑफ पावर है, फंडामेंटल राइट है, लिबर्टी है, पर्सनल लिबर्टी है। ये सारी चीज़ें जो होती है ना, वो कोर एस्पेक्ट होती है। तो वो जो कोर एस्पेक्ट में अगर आप एक पढ़ोगे ना, तो कहीं न कहीं उसको आप लिंक करके आराम से लिख सकते हो। सारे टॉपिक्स जो होते हैं ना, इंटरलिंक्ड होते हैं। अगर आप पॉलिटिकली एम्पावर्ड हो, तो आप इकोनॉमिकली भी होगे। आप अगर इकोनॉमिकली हो, तो पॉलिटिकली भी होगे। हिस्टोरिकल भी कहीं न कहीं टाइज़ जुड़ा रहता है। तो आप ना हर चीज़ को कनेक्ट करके पढ़ने की कोशिश करना, तभी आपके आंसर्स में ना डाइवर्सिटी आएगी। ठीक है? सो लेट्स बिगिन। मैं पहले भी कही थी कि जब भी आप कुछ लिखो डेफिनेशन, तो लिख दो, भले ही आप अपना डेफिनेशन लिखो लेकिन उसके आगे लिख दो कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। जैसे मैंने बोला था सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में, आपको मालूम है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है? इट इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सेम सोशियो इकोनॉमिक, बट आपको नबार्ड लिखना होगा। नबार्ड इज द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने ये सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंकेज प्रोग्राम स्टार्ट किया था। तो उससे क्या होता है, एग्जामिनर को लगता है कि यू हैव स्टडीड, भले ही आप सिंपल शब्दों में अपना डेफिनेशन लिख रहे हो। वैसे ही फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जब भी आए, तो आप लिखना है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, इंडिविजुअल और बिजनेसेस having access to the useful affordable financial products and services to meet the needs, transaction, payment, saving, credit, insurance, delivery responsibly and sustainably। वो responsibly भी deliver होना चाहिए and sustainably भी होना चाहिए। एक्सटेंडेड टू अनसर्व पॉपुलेशन अनलॉक द ग्रोथ पोटेंशियल। फाइनेंशियल इंक्लूजन का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि जो अनसर्व पॉपुलेशन है, उन्हें हम सर्व करें, और जो कि भारत की पोटेंशियल, आप अगर पोटेंशियल जीडीपी की बात करते हैं, तो वो पोटेंशियल है कि व्हेन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूटिलाइज्ड प्रॉपर्ली, देन इट इज नोन एज द पोटेंशियल जीडीपी। तो वैसे ही पीपल लोग में भी फुल पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन इज मस्ट। सिग्निफिकेंस क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन का? प्लगिंग द क्रेडिट गैप। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है। अब बैंक्स तो हर जगह क्रेडिट नहीं दे सकती है, ठीक है? या आप सोचो कि हर कोई सर्व नहीं हो सकता, कोई ना कोई छूट सकता है। इसीलिए फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है क्रेडिट गैप को क्लोज करता है। एनकरेजमेंट एंड द सेविंग हैबिट है। जब जैसे जनधन योजना था, तो पहले अगर किसी गरीब के पास अगर अकाउंट नहीं हुआ करता था, तो वो अपने पास कैश के फॉर्म में रखता था, एंड जैसे कुछ खर्चा आई वो उसे खर्च कर देता था। लेकिन अब चूंकि बैंक अकाउंट हो गया, तो कहीं ना कहीं वो बैंक अकाउंट में डाल देता है, एंड वो फिर हम भी सोचते हैं कि यार बैंक अकाउंट में पैसे नहीं निकालते हैं, उसको थोड़े दिन रहते हैं या सेव करते हैं। तो सेविंग का ये एपेटाइट बढ़ाता है, ठीक है? अगर आपको पता है इकोनॉमी में कि जब सेविंग बढ़ती है, तो सेविंग दो चीजें होती है, एक सेविंग होती है, एक कंजम्पशन होती है। तो जब इकोनॉमी में हम लोग सेविंग की बात करते हैं ना, वो कहीं कहीं इन्वेस्टमेंट में टर्न हो जाती है, एंड ये इन्वेस्टमेंट ना कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करती है। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब हम रोड्स बना रहे हैं, हम ब्रिजेस बना रहे हैं, तो कहीं न कहीं हार्ड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कहीं न कहीं कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करती है। जब कैपिटल फॉर्मेशन होगी, तो इंक्लूसिव ग्रोथ होगा। जब रोड बनेगी, कनेक्टिविटी बनेगी, लास्ट माइल कनेक्टिविटी बनेगी। मतलब एक सड़क जो पहले उस गाँव तक नहीं पहुँचती थी, अगर वो सड़क बन गई, तो कहीं न कहीं हम लोगों ने उस छोटे से गाँव के लोगों को कहीं न कहीं मेन स्ट्रीम से जोड़ दिया है। तो ये इंक्लूसिव ग्रोथ को भी फोस्टर करेगा। प्लग द सब्सिडी गैप। क्या होता है कि अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है, तो पहले क्या होता था, डीबीटी। डीबीटी अब डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर होता था। सपोजिटली पहले ऐसे सोचो कि किसी के पास अकाउंट नहीं हुआ करता था, तो मिडिल मैन आते थे, ₹100 आपको मिलना था, आपको सिर्फ और सिर्फ 20 पैसे ₹1 मिलना था, तो 80 पैसे, तो अगर राजीव गांधी यही बोला करते थे कि ₹1 जो हम लोग देते हैं गरीबों के लिए, 80 तो बीच में ही खा जाते हैं, ओनली 20 पैसा पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं ये जो डीबीटी है, दैट इज ऑल्सो अ फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम है, ठीक है? तो वो जो है डीबीटी के थ्रू 63,000 करोड़ जो मिडिल मैन या बीच में लीकेजेस होती थी, ये बच गई। फिर उसके बाद है, इट इज की एनेबलर फॉर एसडीजी। आपको पता है कि यूएन का एसडीजी गोल्स है, वो फुलफिल करने में कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगा फाइनेंशियल इंक्लूजन। बट फाइनेंशियल इंक्लूजन है, उसकी कुछ चैलेंजेस भी होंगे, एंड उसका वे फॉरवर्ड भी करना पड़ेगा, ठीक है? तो चैलेंजेस क्या क्या है? पहली बात तो, जब भी कुछ आए ना, तो इकोनॉमी के टर्म में आप हमेशा देखना कि हमेशा एक डिमांड साइड होती है, एक सप्लाई साइड होती है, तो और एक ऑपरेशनल लेवल पे होती है, ठीक है? तो ऐसे सोचना स्टार्ट करो कि जब भी अगर आए चैलेंजेस या वे फॉरवर्ड भी आता है, जैसे मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप पे क्या बताया था कि इंडिविजुअल लेवल पे क्या इम्पैक्ट करेगा, एक कम्युनिटी लेवल पे क्या इम्पैक्ट करेगा, और एक नेशनल लेवल पे क्या इम्पैक्ट करेगा। वैसे ही फाइनेंशियल इंक्लूजन का भी जब चैलेंजेस आता है, तो डिमांड साइड क्या है, सप्लाई साइड क्या है? तो लेट्स सी। डिमांड साइड में ये है, लो इनकम एंड एसेट होल्डिंग। देखो, अब बात है कि बैंक अकाउंट तो वही खुलवाएगा ना जिसके पास पैसे हैं। जब पैसे ही कम होंगे, तो बैंक अकाउंट खुलवा के क्या ही करेगा? अगर आपको मालूम होगा, तो जनधन योजना था ना, पहले बहुत सारे ऐसे थे ना, जीरो बैलेंस अकाउंट थे, लेकिन अब वो डिक्रीज हुई है। अभी आगे डेटा आएगा, आई थिंक पहले
4 करोड़ थी, अब 2 करोड़ हो गए। मतलब मैं आपको अप्रॉक्स वैल्यू बता रही हूँ, एग्ज़ैक्ट नहीं, ठीक है? तो वैसे है। अवेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट है। अब देखना इंडिया में बहुत सारे कितने लोगों ने इंश्योरेंस ले रखा है या कितने लोगों ने पेंशन वाला प्लान कर रखा है। एक तो हमारे 95% लोग इनफॉर्मल जॉब में है, फॉर्मल जॉब में तो है नहीं। तो वो जो 95% है उसमें अवेयरनेस भी कम है। इनकम कम है, अवेयरनेस कम है एंड हाई ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट है। इंश्योरेंस वगैरह का अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हो, तो कहीं न कहीं एक जो हैंड टू माउथ फैमिली है, जो बस खर्चे निकाल रही है, उनके लिए ये सब प्रोडक्ट्स यूज़ करना काफ़ी कॉस्टली हो जाती है। ठीक है, सप्लाई साइड क्या है? रिफ्यूज़ल टू सर्व लो वैल्यू। अब देखो बैंक्स भी जो है, प्राइवेट बैंक्स है अगर आपकी बात करें, तो वो वहीं पे खुलना चाहेगी ब्रांच ना जहाँ हाई वैल्यू ट्रांज़ैक्शन है क्योंकि वहीं पे तो बेनिफिट होगी। अब एक दूर-दराज के बॉर्डर वाले एरिया में जाके बैंक खोल के क्या ही प्रॉफिट कमा लेगा एक बैंक। या आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ, जैसे कि उड़ान वाला स्कीम है। उड़ान स्कीम लाने की क्या ज़रूरत पड़ी थी? क्योंकि क्या होता था कि जो प्राइवेट प्लेयर्स थे, ठीक है? वो हाई बिज़ी एरिया दिल्ली, मुंबई हो गया, ऐसे वाले सेंटर में चलाएँगे, चेन्नई, मुंबई हो गया, बैंगलोर, चेन्नई हो गया, तो ये क्या है कि हाई वॉल्यूम ऑफ कस्टमर देते हैं, उनके लिए प्रॉफिटेबल होता है। अब वो नॉर्थ ईस्ट में जाओ या आप यहाँ बिहार में आओ, तो कितना ही लोग ट्रैवल करते हैं, तो ये ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं होती थी, इसीलिए वो नहीं खोलते थे। इसीलिए उड़ान स्कीम गवर्नमेंट लाई कि नहीं भाई आप छोटे-छोटे जगह पे खोलो, हम आपको बेनिफिट देंगे, थोड़ा ये करेंगे, तभी उड़ान स्कीम आई। या इवन रेलवे की बात कर लो, रेलवे को क्यों नहीं प्राइवेटाइज़ किया। आपको पता हो 2 चीज़ होती है, एक फ्रेट और एक पैसेंजर ट्रेन चलती है, एक फ्रेट ट्रेन चलती है। हमारा पैसेंजर ट्रेन है ना वो लॉस मेकिंग है। हमारा जो भी प्रॉफिट आता है ना फ्रेट से आता है। इस वजह से क्योंकि अम, प्राइवेट जो प्लेयर हैं वो सर्व ही नहीं करना पाएँगे क्योंकि उनका मोटिव ही प्रॉफिट होता है। इसीलिए रिफ्यूज़ल टू सर्व द लो वैल्यू एरिया। ठीक है? फिर उसके बाद है अनप्रॉफिटेबल कंज्यूमर है, अनइवन इनकम है। अब क्या है कि बिहार में ही आप देख लो कि पर कैपिटा इनकम है, कितना लो है। मतलब नेशनल एवरेज वी आर वन ऑफ द लोएस्ट पर कैपिटा इनकम वाली स्टेट है। तो यहाँ पे क्यों ही सर्व करेगी जब तक कोई मोटिव नहीं होगा। तो ये कहीं न कहीं एक डिसएडवांटेजेस है, चैलेंजेस है। डिजिटल भी इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब आप इमेजिन करो वर्ल्ड बिना डिजिटल के तो ये पॉसिबल है नहीं। डिजिटल डिवाइड है, रूरल अर्बन में, वुमेन मेल में, ठीक है? हिली एरियाज़ में, प्लेन्स में, तो ये कहीं न कहीं डिजिटल डिवाइड है। इनएडिक्वेट मोबाइल कनेक्टिविटी है। चलो ठीक है, आप जब शहरों में रहोगे तो मोबाइल कनेक्टिविटी है, लेकिन आप दूर-दराज के गाँव में जाओगे ना, तो आपको दिखेगा कि कुछ-कुछ पर्टिकुलर चीज़ें काम नहीं करती। जैसे बिहार का मुझे जहाँ तक आइडिया है कि अगर आप मेरे गाँव में जाओगे तो वहाँ जियो का नेटवर्क नहीं रहता, वहाँ एयरटेल का नेटवर्क रहता है। तो कहीं न कहीं मोबाइल कनेक्टिविटी भी इम्पैक्ट होती है। फ्रीक्वेंट पावर फेलियर देखो पावर फेलियर तो क्योंकि डिस्कॉम कंपनी है वो लॉस में जाती है तो उन्हें वो मैनेज करना पड़ता है तो पावर फेलियर तो है। पहले तो बिजली ही नहीं थी, अब बिजली है तो बिजली अब 24/7 नहीं रहती तो कहीं न कहीं ये भी एक चैलेंजेस है। रेगुलेटरी बैरियर्स है, स्ट्रिंजेंट केवाईसी फॉर्मेट है। अब देखो, अब नो योर कस्टमर केवाईसी क्या होता है? नो योर कस्टमर जब भी आप बैंक अकाउंट खुलवाते हो, तो आपको कहीं न कहीं नो योर कस्टमर वाला चीज़ फॉर्म भरना पड़ता है। तो वो कहीं न कहीं बैरियर क्रिएट करता है। फाइनेंशियल लिटरेसी भी बहुत कम है हमारे लोगों में। हमारे लोगों में क्या आप तो लिटरेसी रेट बिहार में तो 61% ही है, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी तो मेरे को लगता है कि और भी कम होगी। इवन पढ़े-लिखे लोग भी फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, क्या पे हमें सेव करना है, वो प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं जानते हैं। तो कहीं न कहीं फाइनेंशियल लिटरेसी हमारे भारत में एज़ अ होल ही बहुत कम है। जेंडर एंड सोशियो इकोनॉमिक बैरियर है, मैंने बता दिया जैसे डिजिटल डिवाइड है वैसे ही जेंडर डिवाइड भी है, साइबर रिस्क भी है। अब आप देख लेना यूपीआई अभी डिजिटल अरेस्ट का बहुत बात होता है कि आपको बोल देता है कि भाई आपका ना कुछ एक्स-वाई-ज़ेड वीडियो है मेरे पास आप पैसे दो, ऐसे स्कैमिंग भी होती है आपके साथ। तो ये भी एक रिस्क है जो कॉमन भोले से लोग हैं वो फँस जाते हैं इसमें। इवन यूपीआई में भी अब तो मतलब स्कैम्स होने लगे हैं। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड यही है कि भाई प्राइवेट को तो इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट के पास उतनी कैपेसिटी भी नहीं है, इतने फाइनेंसेस भी नहीं है कि वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सर्व कर सके। इसीलिए पीपीपी मॉडल में लाना ज़रूरी है, एक मिडवे लाना ज़रूरी है। फाइनेंशियल लिटरेसी को एजुकेट करना क्योंकि आप अभी फ़ोन करते होगे, ठीक है? तो आपको सुनने में यदि आपको कोई कॉल आए या आपसे डिमांड करे तो ये ठग हो सकते हैं। अभी आप कॉल करोगे अगर आपका बीएसएनएल या जियो का कोई भी सिम हो, तो आपको ये सुनने को मिलेगा। तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी कि भाई आप फँसे नहीं इसमें, ठीक है? अभी बोला जाता है कि ओटीपी शेयर मत करना, वो मत करना, तो दैट इज़ टाइप ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब आप फ़ोन पे भी सुन रहे होगे, जब भी आप कॉल करते होगे किसी को तो वो एक बार रिकॉर्डेड चलता है। जैसे कोविड के समय मास्क के लिए होता था, वैसे ही अब ये डिजिटल फ्रॉड के लिए वो प्ले करते हैं, जब भी हम कॉल करते हैं, तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी।
लिवरेज फिनटेक इनोवेशन जैसे मोबाइल बैंकिंग है, डिजिटल पेमेंट है। फिनटेक इनोवेशन जैसे यूपीआई इज़ अ फिनटेक ओनली सॉल्यूशन है। तो वैसे ही और कुछ इनोवेटिव लाना पड़े जो कि बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है एंड कॉमन एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड फॉर द कॉमन पीपल है। टेलर्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, मतलब ऐसा नहीं है वन फिट साइज़ ऑल नहीं लगा सकते। हो सकता है कि कोई बहुत कम पढ़ा-लिखा आदमी हो और एक एजुकेटेड भी हो, तो दोनों के लिए सेम प्रोडक्ट नहीं हो सकता ना। जैसे कि अटल पेंशन योजना है, तो वो एक पर्टिकुलर सेक्शन को डील करता है। वैसे ही हमें कुछ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी, जो कि स्पेशल सेक्शन को कैटर करती होगी, उसके नीड्स के रिक्वायर के हिसाब से वो काम करती होगी, ठीक है? ये है, तो अदर फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव क्या है? केसीसी है, किसान क्रेडिट कार्ड है। अभी आपको रिसेंटली पता हो तो इसकी 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख लिमिट कर दी गई है, ये भी है। ठीक है, फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ठीक है, फिर मनरेगा है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है जो आपके घर पे आके आपको कैश दे जाती है। तो दीज़ आर द अदर इनिशिएटिव ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। बट फाइनेंशियल इंक्लूजन तो हम कवर कर लिए, लेकिन अभी हम इस पे इसलिए डिस्कस कर रहे थे क्योंकि प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है अगस्त 2014 में कंप्लीट हुआ था और ये अपना 10 साल पूरा कर चुका है। तो इस पे एक शॉर्ट आंसर आपका आ सकता है, ठीक है? तो नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम है। प्रधानमंत्री जन धन योजना इज़ वन ऑफ द ह्यूज हिट, यह बहुत बड़ी सक्सेस है ये गवर्नमेंट की, ठीक है? क्योंकि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम है पूरे वर्ल्ड की। ये स्टार्ट किया था गया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। तो ये क्या-क्या फाइनेंशियल सर्विसेज देती है? सेविंग बैंक अकाउंट देती है, रेमिटेंसेस आप कर सकते हो, क्रेडिट देती है, इंश्योरेंस देती है, पेंशन देती है। तो अगर 6 पिलर ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना आप इसे रट लो, क्योंकि इस पे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ना, तो फिर आप फँस जाओगे। तो कहीं न कहीं बेसिक आइडिया तो आपको होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या करता है। पहली बात तो इसकी ऑब्जेक्टिव देख लो, बैंकिंग द अनबैंक, सिक्योरिंग द अनसिक्योर, फंडिंग द अनफंडेड, एलिजिबिलिटी फॉर एडिशनल गवर्नमेंट स्कीम है। मतलब वही मैं बोल रही हूँ कि एक स्कीम में जब आते हो ना, तो अदर स्कीम भी आपको आने लगता है। 6 पिलर क्या है? पेंशन स्कीम फॉर अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर, बैंकिंग सेविंग अकाउंट ओडीबी 10,000 का आपको दे रहा है, माइक्रो फाइनेंस दिया जाता है, इंश्योरेंस भी दिया जाता है, एक्सीडेंटल कवर 2 लाख का दिया जाता है। फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम भी है इसके अंदर, क्रिएशन ऑफ गारंटी फंड है एंड यूनिवर्सल एक्सेस टू क्या बोलते हैं बैंकिंग सर्विसेज है। तो आप देख लो अनऑर्गेनाइज्ड के लिए है, सेविंग बैंक अकाउंट है, माइक्रो इंश्योरेंस है, फाइनेंशियल लिटरेसी है, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट फंड है, यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज है। सो दीज आर द 6 पिलर ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना। अचीवमेंट्स अब देख लेते हैं क्योंकि 10 साल हुआ है एंड आई एम सेइंग कि ये बहुत ही सक्सेसफुल स्कीम है। तो इसके क्या-क्या लार्ज नंबर ऑफ न्यू अकाउंट खुले हैं। अगस्त 2024 में अगर देखा जाए तो 52 करोड़ ऑलरेडी जनधन अकाउंट खोला जा चुका है। हमारी 140 है एंड 53 करोड़ इज़ अ ह्यूज चंक ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है? बूस्ट डिजिटल इकोनॉमी है। जो रुपे कार्ड है ना वो 36 करोड़ रुपे कार्ड हैव बीन फैसिलिटेटेड एंड कैशलेस ट्रांज़ैक्शन। कैशलेस ट्रांज़ैक्शन को ये फोस्टर किया है, ठीक है? फिर उसके बाद ब्रिजिंग द फाइनेंशियल गैप इन द रूरल एरिया। अगर आपको पता है जनधन अकाउंट में एक और यहाँ पे आई थिंक एक डेटा मैं देना भूल गई हूँ, मैं आपको बताती हूँ। तो 100% of the village are covered with the banking outlets within the 5 kilometers of mapping as per जन धन दर्शक ऐप। ये जनधन अकाउंट जो है या जनधन योजना के तहत है कि 5 किलोमीटर के अंदर आपको एक बैंक मिल जाएगा जहां पे ये जनधन अकाउंट खुला हुआ है एंड ये बैंकिंग फैसिलिटी मिल जाएगी। एवरेज डिपॉजिट ऑफ जनधन अकाउंट हैव रिजन 1/2 टाइम्स। मैं बोली थी ना पहले जीरो अकाउंट बैलेंस होते थे, लेकिन अब क्या है लोग ना जनधन अकाउंट में अपने पैसे रखने लगे हैं विद द डिपॉजिट ऑफ 2.3 लाख करोड़। नो जीरो नंबर ऑफ जीरो बैलेंस अकाउंट हैज डिक्रीज। मैं बोली थी ना कि पहले 4 करोड़ थी अच्छा अब 4 करोड़ हो गई है, पहले 8 करोड़ थी। वहां मैं डेटा थोड़ा गलत कोट कर दी थी, लेकिन पहले 8 करोड़ थी, अब ये 4 करोड़ हो गई है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है ना, प्रधानमंत्री जन धन योजना में जो अकाउंट्स खुले ना आई थिंक 55% ना वुमेन के हैं। तो ये भी कहीं न बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है प्रधानमंत्री जन धन योजना में क्योंकि वुमेन को वो फाइनेंशियल नेट के अंदर ला रहे हैं। तो देखा जाए तो इट इज़ अ ह्यूज सक्सेस एंड इट इज़ वन ऑफ द मेजर स्टेप्स जो फाइनेंशियल इंक्लूजन या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट की जो बात कर रहे हैं, चाहे वुमेन के लिए हो, चाहे वल्नरेबल सेक्शन के लिए हो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टूल है जो कि हमारे एसडीजी को फुलफिल करेगी और हमारे कंट्री के ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन बिहार के भी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज के लिए हम लोग बस इतना ही डिस्कस करते हैं। अगर आपको ये प्लीज़ वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने नियर एंड डियर वन्स के साथ शेयर कीजिए जो 70th बीपीएससी दे रहे हैं। मुझे लगता है कहीं न कहीं ये जो छोटी-मोटी चीज़ें मैं बता रही हूँ, उन्हें कहीं न कहीं अपने मार्क्स मार्क्स को बूस्ट करने में हेल्प करेगा। टिल देन थैंक यू